पहले तो इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं आलोक बेंजामिन सर को धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय पहल है कि आज हम सभी अशासकीय संगठन और शासकीय कार्यालय जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो बंधुआ उन्मूलन मजदूरी दिवस मनाने के लिए और इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा जो संदेश है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचे, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे। आज जब हम बंधुआ मजदूरी की बात करते हैं, वर्ष 1949 में जब हमने हमारा संविधान बनाया था तो संविधान में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये स्पष्ट उल्लेखित है कि कोई भी बलात्श्रम या बेगारी इस देश में अब चलने वाली नहीं है। ये 1949 में हमने तय कर दिया था, बना दिया था, लेकिन फिर भी बंधुआ मजदूरी का जो दंश है उससे हम मुक्त नहीं हो पाए और गाए बगाए ये जो अपराध है वो हमारे देश में कारित होता रहा और कई हमारे जो अशिक्षित या जागरूकता से अपरिचित लोग हैं वो बंधुआ मजदूरी के ये जो अपराध है उसके कारण परेशान होते रहे, अवरुद्ध होते किए जाते रहे और उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती रही। वर्ष 1976 में बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 आया, जिसके अंतर्गत अधिनियम ने तो कह दिया कि अब आज से कोई भी बंधुआ मजदूरी भारत में प्रचलन योग्य नहीं रही। सारी बंधुआ मजदूरी जो थी वो इस अधिनियम के माध्यम से 20 अक्टूबर 1975 से जो भी बंधुआ मजदूर थे उनको मुक्त कर दिया गया इस अधिनियम ने। और आगे से यदि कोई बंधुआ मजदूरी करते हुए पाया गया या उसको नियोजित किया गया बंधुआ मजदूरी के रूप में तो वो दंडनीय, उसको अपराध बनाया गया और संज्ञेय प्रकृति का अपराध उसको बनाया गया, जिसमें प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया जा सकता है, एफआईआर होगी, उसमें सजा का प्रावधान किया गया। सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो अभियोजन कार्यालय हो, चाहे श्रम अधिकारी हो, चाहे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हो और शासकीय अशासकीय संगठन जो इसके लिए काम कर रहे हैं वो सभी एक बैनर पे इसके लिए काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय में मैंने 2 या 3 प्रशिक्षण बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान जो है उससे लिए हैं और उसमें बंधुआ मजदूरी पुनर्वास के जो रेस्क्यू के जो मैटर्स देखे हैं, वाकई में हम एक तरफ तो बात करते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है और बंधुआ मजदूरी से हम मुक्त हो चुके हैं, लेकिन वहाँ जब हम देखते हैं खास करके जो माइनिंग सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर में जो झारखंड जैसा प्रदेश है जिसमें कोई खदानें जो है, खदानों में लोगों को बंधुआ बना के उनसे काम कराया जाता है और उसी खदानों के अंदर पता नहीं है कितनी जिंदगियां दफन हो गई जिनका उनको किसी को पता ही नहीं चलता। अभी हम एक सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि अब वो उद्धरण किससे संबंधित है ये नहीं पता, लेकिन एक महिला के बारे में आता है। कोई एक महिला है वो काजल नहीं लगाती और वो क्यों नहीं लगाती, क्योंकि जो झारखंड में जो खदानें थी जिससे काजल बनता था उसमें उसके परिजन, कई परिजन उसमें काल के गाल में समा गए और वो एक अकेली अपने माता पिता के साथ कैसे भी वहाँ से भागी और शिक्षा से जुड़ी और शिक्षा से जुड़ने के बाद अब वो उसमें तो ये बताते हैं कोई आईएएस बनी वो, या कोई बताता है कि वो भारत की राष्ट्रपति बनी, जो भी है, लेकिन सत्यता प्रमाणित नहीं है, लेकिन घटना प्रमाणित है कि ऐसी घटनाएं होती हैं। चूड़ी बनाने वाली जो महिलाएं चूड़ी पहनती हैं उनमें जो नक्काशी होती है वो नक्काशी देखने में अच्छी लगती है, पहनने में चूड़ियाँ अच्छी लगती है कि लेकिन वो चूड़ी बन के मार्केट में आई है तो वो कितने श्रमिकों के श्रम का परिणाम है और ख़ास करके इस चूड़ी उद्योग में कितने बंधुआ मजदूरों का शोषण हुआ है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जो चूड़ी मार्केट में भी मजदूरी है वो बहुत महीन काम होता है और इस महीन काम करने के लिए जो श्रम दिया जाता है, श्रम की कीमत अदा की जाती है वो कम होती है। तो ऐसी स्थिति में इस सेक्टर में भी बंधुआ मजदूरी
प्रबल तरीके से जारी है। यहाँ भी मैं आज घटना पढ़ा रहा था, त्रिवेदी जी ने प्रकाशित की है पीपुल्स में 5 घटनाएं। और जो संजय बेचैन जी शहरिया क्रांति जो चलाते हैं शिवपुरी में, एक्चुअली मैं शिवपुरी का रहने वाला हूँ और शिवपुरी में ही सबसे ज़्यादा बंधुआ मजदूरी के प्रकरण घटित हुए। और उसका कारण क्या है कि हम लोग देखते हैं कि मैं इस जॉब में आने से पहले अतिथि शिक्षक भी रहा हूँ और पत्रकार भी रहा हूँ। नवभारत में ब्यूरो चीफ रहा हूँ काफ़ी समय तक। तो इस बीच में हमने कई चीज़ें देखी हैं और मजदूरों को कवर भी किया है। हमारे यहाँ जब मैं अतिथि शिक्षक था तो एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी काम करता था और वो व्यक्ति यहाँ पीक पीरियड आया कि यहाँ परीक्षाओं का समय आ गया है, अब सभी शिक्षक परीक्षाओं में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन वो उसी समय गोल मार देता था। उससे पूछते थे, भैया जब मेन स्कूल में काम का समय आता है तब तुम क्यों चले जाते हो? कि सर मैं चतुर्श्रेणी का काम जरूर करता हूँ, लेकिन हमारा परिवार, मैं आदिवासी था, वो कोटाना का एक राजस्थान बॉर्डर पे गांव पड़ता है, वहाँ का वो रहने वाला था। कि साहब हमारा जो मूल काम है, हमारे पूरे गांव के गांव ये चैत काटे जाते हैं साहब। जो चैत की फसल आती है, जिनको वो बोलते भी थे कि हम चैतुआ मजदूर हैं, चैत काटने जाते हैं। और चैत काटने में हम कई स्टेट्स में जाते हैं। हमें जैसे बिहार से भी मजदूरों का माइग्रेशन होता है, एमपी से भी, छत्तीसगढ़ से भी, काफ़ी सारे, झारखंड से भी, कई स्टेट्स हैं जहाँ से लेबर को माइग्रेट करके लिया जाता है। और उसका कारण यही है कि एक तो जो लेबर है उस संख्यात्मक रूप से ज़्यादा मिल जाए, उसकी कॉस्टिंग कम आए और जो काम है वो समय पर पूरा कर दिया जाए। इसके लिए कई दलाल और ठेकेदार उन क्षेत्रों में सक्रिय होते हैं जो उन लेबर्स को ले जाते हैं। और क्या है, क्षणिक जो लाभ है ना, उस सामने जो दिखाते हैं ना, उसके लाभ को देखकर मजदूरों की जो सोच है वो परिवर्तित हो जाती है। वो सोचते हैं कि चलो अभी यहाँ गांव में हम लेबर करेंगे तो यहाँ 500 रुपये मिलेगा हमको, लेकिन 500 रुपये पूरे महीने मिला या ना मिला, कहो 10 दिन ही लेबर मिली। यहाँ कटाई का जो पीक सीजन है वो 10 दिन से 15 दिन रहता है। 10-15 दिन में जितना लेबर मिलेगा उतना ही मिलेगा। उसके बाद में हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? तो वो ज़्यादा लाभ कमाने के लिए उनके संपर्क में आता है, क्योंकि वो तो तय करके जाते हैं कि आपको 1 महीने के लिए ले जा रहे हैं, इतना पैसा देंगे, 2 महीने के लिए ले जा रहे हैं, 2 महीने का आपका खर्चा हम उठाएंगे। तो इस तरह से उनके झांसे में आके वो लोग चले जाते हैं। और यहाँ से जो पैसा लिया होता है, जैसा कि आज पेपर में मैंने पढ़ा था कि वास्तव में वो उन पे कर्ज हो जाता है और कर्ज को पटाते पटाते उनकी लाइफ निकल जाती है। ये एक वास्तविक रूप से बंधुआ मजदूरी के प्रक्रम पे स्वामी अग्निवेश को भी हमने पढ़ा। बंधुआ मजदूरों के लिए उनने भी बहुत काफ़ी काम किया था। लेकिन वास्तविकता में आज आप देखेंगे तो बंधुआ मजदूरी जो चल रही है, कुछ इलाकों में बंधुआ मजदूरी जहाँ चल रही है वहाँ जागरूकता का अभाव है। दूसरा, बंधुआ मजदूरी का आज जो कल्चर है वो परिवर्तित हुआ है। बंधुआ मजदूरी होती क्या है कि किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम कराना और श्रम स्थल से उसको जाने नहीं देना, यही तो बंधुआ मजदूरी है। तो आज एमपी में, मैं ओपन नहीं करूंगा, लेकिन मेरे संज्ञान में भी कुछ मामले हैं जो बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन परिजन उसकी शिकायत नहीं करेंगे। व्यक्ति जो बंधुआ मजदूरी कर रहा है वो उसकी शिकायत नहीं करेगा, तब आप उसको कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे कि वो बंधुआ मजदूर है? आज हमारे समाज में कई संभ्रांत लोग, कई पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, उनको अपने बच्चों की परवरिश के लिए एक रिलायबल, विश्वास पात्र आया या केयर टेकर की आवश्यकता है। और वो केयर टेकर ऐसा होना चाहिए जिस पे वो अपने बच्चे को सुरक्षित छोड़ सके और कोई अविश्वास का प्रश्न ना हो। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो उनके हाथ देखेंगे आप आया और केयर टेकर होंगे, उनको, उनके माता पिता को वो सीधा सीधा उनसे बात करते हैं कि आपके इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई और सारे जीवन की व्यवस्था है हमारी, आप तो इसको हमको दे दो और ये इसके बदले में एक मुश्त पैसा आप ले लो। कई संभ्रांत पढ़े लिखे लोगों के यहाँ घर में आज भी वो परिदृश्य दूसरा है,
लेकिन बंधुआ मजदूरी तो वो भी है, क्योंकि वो वहाँ से भले ही पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन अपनी अच्छा से अपने समाज में नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर में नहीं जा पा रहे हैं, अपने लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे भी प्रक्रम बंधुआ मजदूरी के होते हैं। हमारा कार्यालय जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसका जो मूल काम है वो विधिक सहायता सुनिश्चित कराना है। जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 भारत के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत बना, जिसमें सभी को समान न्याय की व्यवस्था की गई है। तो समान न्याय की व्यवस्था में ये परिकल्पना को साकार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्योग्यता या अक्षमता के कारण सक्षम न्याय पाने से वंचित नहीं होगा। तो जो बंधुआ मजदूर हैं, जो रेस्क्यू होके आते हैं, उनको भी न्याय उपलब्ध हो सके, उनके प्रकरणों में भी विधिक सहायता उपलब्ध हो सके, उनके पुनर्वास के लिए यदि कोई आवश्यकता पड़ रही है, कोई भी लीगल बाधा है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन का काम हमारा कार्यालय करता है। हमारा कार्यालय सभी स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय के लिए जिले में काम करता है। और वैसे भी कोई भी पात्र व्यक्ति जिसको किसी योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, यदि वो पात्र होते हुए योजना के लाभ से वंचित है, तो हमारे कार्यालय में यदि वो संपर्क करता है, तो हम संबंधित डिपार्टमेंट से समन्वय करके उसको योजना का लाभ दिलाने का काम करते हैं। हमारे कार्यालय में हमारे पास पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, जिनको अधिकार मित्र भी संबोधित करते हैं। वो लोग भी सामाजिक क्षेत्र से आए हुए व्यक्ति हैं, जो हमारे कार्यालय की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सहयोग करते हैं। इसके साथ ही हमारे कार्यालय में एक श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ इकाई की स्थापना की गई है। इसमें यदि कोई मजदूर है जिसको कार्य के बदले श्रम का भुगतान नहीं होता, या मनरेगा में काम करता है, उसको जॉब कार्ड को किसी ने रख लिया है, उसको मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा कार्यालय हेल्प कर सकता है। अब मनरेगा की जैसे बात की, तो मनरेगा में भी जो विसंगति है वो आप देखिए, हम लोग तो काम करना चाहते हैं, लेकिन जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक लोगों को सामने नहीं ला पाएंगे। लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा कार्य बाधित होगा। इसलिए ग्रामीण अंचल में हमको अवेयरनेस की आवश्यकता है। कई आदिवासी टोलों में, आप लोग तो सभी फिजिकल विजिट करते हैं, तो आप जाके देखेंगे कि एक तो वो शिक्षा से नहीं जुड़ पाए, शिक्षा से जो जुड़ गए हैं वो धीरे धीरे इन कुरीतियों से दूर होते जा रहे हैं। दूसरा, एक नशा उनके टोलों में इतना अभिशप्त टाइप से बसा हुआ है कि उसके कारण वो अपनी प्रगति चाहते ही नहीं है। क्योंकि हम लोग भी खेती किसानी जब करते थे, तब लेबर लेने आदिवासी टोलों में जाते थे। यदि किसी आदिवासी को लेबर 3-4 दिन दे दी गई है, 3-4 दिन उसने अपने पारिश्रमिक का भुगतान पा लिया है, तो 5वें दिन तो वो जाके सो रहा है, और पता है कि वो जो भी मदिरा पान या जो भी है वो करके डला है, उससे कह रहे हैं कि भैया आपको डबल मजदूरी देंगे, तब भी वो उस दिन उठता ही नहीं है। नशे की गिरफ्त में इस तरह से वो परिवार जब आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो बंधुआ श्रम है, वहाँ लोगों को पहुँचने में जो लोग लगे हुए हैं बंधुआ श्रम कराने के लिए, जो बाहुबली या दलाल हैं, वो पहुँच जाते हैं और वहाँ से उनको कोई भी लालच देकर इस स्थिति में लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो मेन यही काम है कि अपन को जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मनरेगा की जो बात हो रही थी, मनरेगा में जॉब कार्ड धारक को पारिश्रमिक का भुगतान होता है, ये आप सब भली भांति जानते हैं। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, कई बार देखा होगा कि मनरेगा के जो काम हैं वो जेसीबी से हुए, जेसीबी से सब सरपंच साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने काम करा दिए और भुगतान जेसीबी वाले को कर दिया। क्या ये संभव है कि जेसीबी वाले को भुगतान कर दिया जाए? असंभव है। तो भुगतान कहाँ होता है? भुगतान होता है मनरेगा का जॉब कार्ड धारकों को। लेकिन जॉब कार्ड धारकों के जॉब कार्ड कहाँ हैं? वो सभी जॉब कार्डों की गड्डियाँ सरपंच सेक्रेटरी के पास हैं। उनका पैसा जॉब कार्ड धारकों के पास आ रहा है, उनके बैंक अकाउंट में आ रहा है, लेकिन उनकी सहमति से उनका कार्ड उनके पास है। उनके कार्ड वहाँ रख दिया, वो कार्ड पे कोई प्रश्न करते नहीं है। उनको फ्री का एक, मान लीजिए किसी जॉब कार्ड धारक को 15,000 रुपये मजदूरी के आए, उसको 500 रुपये दे दिए सरपंच ने कि तुझे काम ही नहीं ले रहे, तू बैठ घर पे 500 रुपये में कार्ड दे दे, तो वो भी कुछ नहीं देखता।
500 रुपये उसको फ्री के मिल गए और वो उसने जॉब कार्ड दे दिया। तो जॉब कार्ड के बंच से जॉब कार्ड धारकों के अकाउंट में पैसा लेके बैंकर्स से थोड़ी सी साँठ-गाँठ करके वो पैसा निकल जाता है और जेसीबी वाले को भुगतान हो जाता है। अब इसके लिए जब तक वो जॉब कार्ड धारक जिसका जॉब कार्ड जमा कर लिया है या अधिकृत कर लिया है, वो शिकायत नहीं करने के लिए आगे आएगा, तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसकी सहायता कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें ये जागरूकता करनी है कि आपके अधिकारों का संरक्षण तभी हो सकता है जब आप अपने अधिकार मांगने के लिए आगे आएंगे, अन्यथा ऐसे ही अधिकारों का दमन होता रहेगा। तो आज जो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन दिवस 9 फरवरी को हम मना रहे हैं, इसका सार्थक जो परिणाम है वो तभी आएगा कि जो अवेयरनेस ड्राइव है हमारी, ये थोड़ी स्पीड अप हो, हम सुदूर अंचल में पहुँचें, अपनी जागरूकता बढ़ाएं और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी एक कोऑर्डिनेशन से एक साथ एक मंच पर काम करें और सबके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहें। जो भी रेस्क्यू कार्यक्रम हो उनमें सभी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और अपने दायित्वों का जो निर्वहन है वो ईमानदारी के साथ करें। तो निश्चित रूप से जो एक्ट के माध्यम से बंधुआ श्रम खत्म हो चुका है उसको हम धरातल से भी खत्म करेंगे। आप सभी जो अशासकीय संगठन हैं वो एक मंच पर आकर इतना सुंदर आयोजन आपने खुले मंच पर किया है, उसके लिए सभी को साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।